चलिए आज हम लोग रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का लास्ट टॉपिक है ये। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का अस्थमा, जिसको हम मैं स्क्रीन पर प्रेजेंट कर देता हूँ, बताइएगा। इसको हम ब्रोंचल अस्थमा भी कहते हैं इसका अन्य नाम। सर आज आपकी वॉइस स्लो आ रही है सर, मतलब कम आ रही है सर। लास्ट में सर पूछ मुझे एक बात लीजिएगा पूछनी थी। नवनीत जी, हेलो। लास्ट में पूछ लीजिएगा, टाइम नहीं, आधा घंटा ही है। आप लास्ट में पूछ लेना, मोस्ट वेलकम है। ओके, लास्ट में पूछ। आवाज जा रही है सर सबको? आपकी वॉइस प्रॉपर है। ये सर। यस सर, अब आ रही है आ रही सर। है ना? ठीक है, यस सर। चलो। जिनको भी पूछना लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। मैं तो ऑलरेडी रुकता ही हूँ। आज हम पढ़ेंगे अस्थमा। इसको हम ब्रोंचियल अस्थमा भी कहते हैं। इसका अन्य नाम भी आप याद रखिए, कंफ्यूज एग्जाम में कई बार पूछ देता है, तो कंफ्यूज मत करना इससे। अस्थमा इज एन कंडीशन इन विच अ पर्सन एयरवेज बिकम द इन्फ्लेमेंट। जो हमारा जो पाइप है, जो हम जिस नली से श्वास लेते हैं, उस श्वास नली में क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या फिर वो पैसेज जो है नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, या फिर स्वेल हो जाएगा। जिस और और अन्य कारण क्या हो सकता है, या तो प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रेथ। अगर ज्यादा भी म्यूकस बन जाता है, आप जैसे एक एग्जांपल लो, कोई नल है, पानी जैसे है, जिस फोर्स से जो पानी गिर रहा है, अगर उसमें कचरा भर जाए, ठीक है, उसमें अगर कचरा भर जाए तो उस फोर्स से पानी गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा ना। सेम कंडीशन इसमें भी होता है कि जो हमारा एयर पैसेज है, पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें अगर इन्फ्लामेशन आ गया, अगर वो नली थोड़ा सा नैरो हो गया, पतला हो गया, या फिर स्वेलिंग आ गई उसमें, या फिर एक्स्ट्रा म्यूकस जमा हो गया उस पाइपलाइन, तो फिर ब्रीथ में डिफिकल्टी आती है। बहुत लोगों को ये होता है, देखते होंगे कि सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो सांस फूलने लग जाता है, शॉर्ट ब्रीदिंग रहता है उन लोगों का, वो सीने पे हाथ रख के बैठ जाते हैं थोड़ी देर। वो अस्थमा का ही सिम्टम्स है। और जब आप देखेंगे, वो जब श्वास छोड़ेगा ना, ब्रीथ आउट करेगा वो, तो देखना सीटी बजती है। खासकर बच्चों में बहुत होता है ये सिम्टम्स। विजिंग जो साउंड्स होते हैं, विजिंग साउंड्स, वो बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। और धीरे धीरे ये बच्चों में जब होता है ना, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ठीक भी हो जाता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे में मतलब उसमें ना कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। जो यंग लोग होते हैं उसमें पित्त प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो जो बूढ़े होते हैं ना उसमें कौन सा, वात ज्यादा होती है। इसे देखना, जो बूढ़े होते हैं उनमें घुटने में दर्द, ज्वाइंट्स पेन ज्यादा होते हैं, अर्थराइटिस वाले इश्यू ज्यादा होते हैं। जो यंग है उनमें देखना पेट में जलन, एसिडिटी ये ज्यादा बनता है, पित्त बढ़ जाता है। और बच्चों में देखना थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ, आइसक्रीम खा लिया, फ्रिज का कुछ पानी पी लिया, तो देखना सर्दी जुकाम तुरंत अटैक करता है। तो उनमें भी ये इशू जल्दी होता है, अस्थमा वाले प्रॉब्लम्स मैक्सिमम। और विजिंग साउंड्स ज्यादा आते हैं बच्चों में, ये सिम्टम्स है। अस्थमा कैन बी माइनर और इट कैन बी इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज। आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है, देखो अस्थमा ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, और ये आपके डे टू डे लाइफ को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये माइनर भी होता है, बहुत लोगों को ये क्रॉनिक भी हो सकता है। धीरे धीरे अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर है ब्रीदिंग का या फिर कफ जम रहा है, तो अस्थमा भी होते हैं। और वो अस्थमा अटैक भी आता है, जो बहुत डेंजरस होता है। देखो ये इट सम केसेस इट में लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग अटैक, जिसको हम कहते हैं अस्थमा अटैक आ गया है। और ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता है जनरली, अगर एक बार हो गया तो जल्दी नहीं ठीक होता है। इट कांट बी क्योर्ड बट इट्स सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल्ड। आप अगर अच्छे से डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल किया जा सकता है, नॉर्मल आप रह सकते हैं। लेकिन वही से ही अगर आप में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, अगर ब्रीदिंग की इश्यूज ज्यादा है, ये आपके जो पैसेज हैं, श्वास नली है,
वो रेगुलर नैरो और स्वेल हो रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रही है उसमें, तो फिर ये ठीक नहीं होता जल्दी, ठीक है। इट इज ए क्रॉनिक एंड रिकरिंग कंडीशंस, ये बहुत पुराना भी हो जाता है। बहुत लोग होते हैं जो सालों साल तक ये रहते हैं, उनको बार बार सर्दी जुकाम रहता ही है, और वो रिकरिंग भी हो सकता है। जैसे मौसम चेंज होता है तो वापस अस्थमा लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग इश्यूज आ रही है। इट हैज ए टेंडेंसी टू कीप अपीयरिंग फॉर अ ईयर और इवन अ लाइफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम या ईयर वाइज जो है ये दिखते रहते हैं लक्षण अस्थमा के, और ये लाइफ टाइम रहता है इवन। कॉजेज ऑफ अस्थमा, कारण क्या हो सकता है इसका? एक तो इन्वायरमेंटल कारण हो सकता है, आसपास अगर बहुत गंदगी है, अगर पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है इसका अस्थमा का। इनहेरिटेड, अगर आपके पेरेंटल या मैटरनल साइड से आ रहा है, अगर फादर साइड से किसी को है या फिर मदर साइड से किसी को है, तो भी ये हो सकता है, इनहेरिट भी हो सकता है। एक्सपोजर टू द वेरिएंट इरिटेंट्स एंड सब्सटेंस टू ट्रिगर द एलर्जेंस। अब जैसे इससे पहले हमने क्या बताया, एलर्जिक राइनाइटिस हमने पढ़ा था, तो उसके वजह से भी, एलर्जिक राइनाइटिस के वजह से भी अस्थमा हो सकता है। कोई भी अगर पोलन के कांटेक्ट में आते हैं, एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस टाइम पे भी अस्थमा हो सकता है। किसी को इरिटेशन हो रही है स्मेल से तो भी, और ये पर्सन टू पर्सन जो है वैरी भी करता है, जरूरी नहीं है कि ये हर किसी को इस तरह का हो, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करेगा, ठीक है। एयरबोर्न एलर्जन सच एज द पोलन, डस्ट, माइट, पेट टेंडर, इसके वजह से भी हो सकता है, जस्ट अभी हमने बताया। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड, अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो रहा है तो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में इंफेक्शन हो सकता है, जिसके वजह से अस्थमा होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रखी है, जीरो एक्टिविटीज है, तो भी अस्थमा होगा। कोल्ड एयर, बहुत लोगों को मनाली शिमला सूट नहीं करता है, ठीक है, उधर क्या है, ठंडी हवाएं रहती हैं, कश्मीर ठंडी हवाएं रहती, तो फिर वो कोल्ड एयर की वजह से भी अस्थमेटिक अटैक हो सकता है। एयर पोल्यूटेंट्स हैं, इरिटेंट्स, जैसे केमिकल फ्रेगनेंस हो गया, कोई गैस है, डस्ट है, इस सब की वजह से भी आपको हो सकता है ये अस्थमा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप मास्क लगाओ, है ना। स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से भी, एंड स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस आ गया ना, ये आपको हर जगह मिलेगा स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी अस्थमा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे कि बहुत कोई गुस्सा करता है या बहुत कोई उदासी में रहता है, तो ये सब की वजह से भी अस्थमा होता है। सिम्टम्स क्या, लक्षण क्या दिखते हैं अस्थमा, अस्थमेटिक पेशेंट में लक्षण क्या दिखता है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, ठीक है, मैं वैरी टू पर्सन। पहले तो उसका ब्रेथ बहुत शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड क्या था आगे? स्ट्रॉन्ग इमोशंस में जैसे कोई भी इमोशन, जैसे कोई गुस्सा कर रहा है, नहीं, इमोशन एंड, अच्छा स्ट्रेस, ठीक है सर, स्ट्रेस। स्ट्रेस, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आएगा, उसमें बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जिनका सांस फूलने को कह सकते हो आप, सांस फूल रहा है। चेस्ट का टाइटनेस और पेन, चेस्ट में हैवीनेस भी आएगा, टाइटनेस रहेगा, और दर्द भी हो सकता है। विजिंग एंड व्हिल एक्सेलिंग, जब आप सांस छोड़ते हैं ना, तो उस टाइम विजिंग साउंड, सीटी बजने की आते हैं, ये ज्यादातर कॉमन जो है बच्चों में ज्यादातर आता है ये। ट्रबल स्लीपिंग, बहुत लोगों को देखो सांस जब अच्छे से नहीं लोगे तो नींद में भी समस्या आएगी, ठीक है, तो इसको डिस्एपनिया कहते हैं, जिसको नींद नहीं आती है अच्छे से सो, तो ये है ट्रबल स्लीपिंग कॉज बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग एंड विजिंग। नसल डिस्चार्ज, नाक से पानी बार बार निकलेगा, और जो भी व्हाइट ग्रे ग्रीन डिस्चार्ज होगा, और जब इन्फ्लेमेशन रहेगा ज्यादा तो फीवर भी आएगा आपको। आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसमें, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर डाइट मेंटेन कीजिए, है ना। डाइट बोले तो आप, जैसे कि सुबह हमें क्या भोजन लेना, रात को ऐसे ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए, फ्रीज से तुरंत निकाल के नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजें से दूर रहना है ना। जो आपके कफ को बढ़ाए, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये भी नहीं लेना चाहिए। अस्थमेटिक पेशेंट को मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए,
मिल्क प्रोडक्ट में जैसे कि मिठाइयाँ हो गए, ये सब चीजें, ठीक है। कोई भी पनीर हो गया, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट आपको अवॉइड करना चाहिए सप्ताह में। टेक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक रेस्ट, ये नहीं कि भागते रहो रेस्ट नहीं करो, तो फिर ऐसे भी क्या होगा, आपकी सांस फूलेगी। फिर प्रॉपर क्लीन एयर होना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट में आपको रहना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, ये तो समझो बहुत डेंजरस है अस्थमा के लिए। यूज मास्क इन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप मास्क यूज कीजिए, और वार्म एटमोस्फेयर में रहना है। ठंडी चीज, आप ठंडे पानी से भी मत नहाओ, हल्का हो गुनगुना पानी से नहाओ, थोड़ा सा मौसम आसपास का गर्म रहे, हीट रहे तो अच्छा। इनको ना ठंडे ठंडे मौसम सूट नहीं करते एस्थमेटिक पेशेंट। स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्मेल, जैसे परफ्यूम्स हो गए, जो हार्ड परफ्यूम या फिर इत्र रहते हैं, सेंटेड चीज रहते हैं, उनसे भी दूरी बना के रखना है। स्टे अवे फ्रॉम एलर्जिक ऐसा क्यों होता सब्सटेंसेस, एलर्जिक सब्सटेंसेस में जैसे हमने देखा क्या क्या, एनिमल्स के डेंडर्स, हेयर, सलाइवा, लाइक दिस, जो एलर्जी सब्सटेंसेस है उनसे दूर रहना है। डू पीएफटी लंग्स, पीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा कोई, एनीवन? किसी को नहीं पता? पल्मनरी फंक्शन टेस्ट होता है, तब तक आप लोग गूगल भी कर लेते। पल्मनरी फंक्शन टेस्ट जब इनको होता है तो उनको हम, जब आप जाएंगे पल्मोनरी डॉक्टर के पास जो, तो वो आपको कहेंगे पीएफटी करा के आइए, मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, अपने लंग्स की कैपेसिटी की देखते हैं वो कितनी है, कैसे है उस टेस्ट में, कहीं कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है लंग्स में, सारे चीजें पीएफटी से निकल गया। डू हार्ट चेकअप ऑल्सो, और हार्ट की भी चेकअप कराई जाती है। ट्रीटमेंट में एलोपैथिक मेडिसिन, जब आप डॉक्टर जो एलोपैथिक मेडिसिन क्या क्या देते हैं, या तो आप ब्रोंचियो आइडियोलेटर, या ये इसको कहते हैं इनहेलर या न्यूबलाइजर देते हैं। स्टेरॉइड मेडिसिन से हैं, स्टेरॉइड देंगे उनको, या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। ठीक, एलोपैथिक मेडिसिन है ये, आप एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, बट आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि क्या दिया जाता है अस्थमेटिक पेशेंट को। ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ बीच में, कोई पूछ रहे थे क्या अभी? सर? ये मैं पूछ रहा था कि जो सर आपने बोला कि स्ट्रॉन्ग स्मेल से या परफ्यूम से अस्थमा वाले पेशेंट को दूर रहना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? इरिटेशन होता है, देखना कि बहुत लोगों को ना स्मेल, अब एलर्जिक राइनाइटिस हमने पढ़ा था ना, अब एलर्जिक स्मेल भी था उसमें, और वन ऑफ द रीजन कि एलर्जिक राइनाइटिस किसका कारण हो सकता है, अस्थमा के कारण हो सकते हैं, पढ़ाया ना अभी जस्ट। अब जो स्मेल है उसकी वजह से जब एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, समझ रहे हो? ओके सर, ओके, जी सर, जी। And sir, smell is also a kind of allergy. हाँ जी, हाँ जी। According to Ayurveda, as per the Ayurveda, asthma is also known as the तोमका श्वासा, ये कहते हैं इसको, तोमका श्वासा, विच इज वात कफ जो डिजीज, जो वात कफ के डिजीज है इसको कहा जाता है। इट इज कॉल्ड बाय द वात एंड कफ दोष, जो जिनके वात या कफ बढ़ गया है उस टाइम पे अस्थमेटिक अटैक उनको आता है, ठीक है। ये होता है अस्थमा जिनको होता है आयुर्वेद में। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं आयुर्वेद में, जनरली जो डॉक्टर होते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो स्वेदन देंगे, स्वेदन में ऑयल मसाज किया जाता है, वमन देते हैं, उसमें एक औषधि का प्रयोग होता है, ठीक है। ये आयुर्वेद वाले अच्छे से बता पाएंगे इसको। और विरेचन, विरेचन में जैसे वस्ती से आप समझ सकते हैं। यौगिक ट्रीटमेंट, ये आपके काम की चीज है, आप ये ध्यान में रखिए, एग्जाम में ये इस तरह से पूछा जाएगा। यौगिक थेरेपी किसके लिए है? एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, साइनसाइटिस और क्रोनिक ब्रोंचाइटिस के लिए, ठीक है। ये चारों जो हमने कॉमन आपको बताया था ना कि लास्ट में हम एक बार सारे ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए योगा थेरेपी बताएंगे, सबके लिए ये लागू होता है। Each person should have practiced the following शुद्धि क्रिया, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ये चीजें हम आपको फॉलो करना है बाय कंसिडरिंग द एज फैक्टर। ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, कोई अगर जवान है उसके लिए प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, जो बूढ़ा है उसके लिए प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल बहुत चीज सिमिलर रहते हैं, कुछ कुछ चीजें चेंज हो सकता है।
ठीक है। अब जो बच्चा है उसको आप रबर नीति नहीं करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीज है। ऑल द प्रैक्टिस शुड बी स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट और एक्सपर्ट योगा थेरेपिस्ट। ऑल द फॉलोइंग योगिक प्रैक्टिस आर वेरी यूजफुल इन द एलर्जिक राइनाइटिस एज वेल एज अस्थमा। अब देखो ये चीज हम यहाँ से देखते हैं, शुद्धि क्रिया क्या क्या है यहाँ पे। जल नीति करानी है या तो सूत्र नीति, ठीक है। दोनों चीज आप करा सकते हैं, दोनों में से कोई भी करा सकते हैं, ये अच्छा होता है अस्थमा के लिए। वमन बेस्ट फॉर अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए वमन बहुत ही अच्छा है। जितने भी कफ है, देखो सिर्फ कफ जो है हमारे ऊपर नहीं होता, वो हमारे चेस्ट रीजन पे भी कफ जमा हुआ रहता है। तो जब आप वमन करते हैं ना, तो जो हमारे चेस्ट रीजन में जो भी कफ जमा रहता है लंग्स में, वो भी बाहर निकल के आता है। तो वमन इज वन ऑफ द बेस्ट। नेति से क्या होता है, हमारे जो ऊर्ध्व जत्रु जो है ऊपर वाले हिस्सा, नाक के पास से साइनस वाले जो जगह है, वहां को ये क्लीन करता है। कपाल रंध्र, आपने देखा होगा कि कपाल रंध्र धौती आपको पढ़ाया था, कैसे थपकी देते ना तेलों से या फिर पानी से, इस तरह से वो चीज। तो इसमें तेल बहुत अच्छा यूज होता है कि तेल से आप इस तरह से सर पे कपाल रंध्र से कहते हैं ना कि अपने थपकी देना। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द कोल्ड एंड कफ। बच्चों को ज्यादातर देखते होंगे, जो दादी लोग होती थी ना पहले, अब पता नहीं करते नहीं है, हमने देखा वो लोग ऐसी थपकी लगाते देखते थे या मसाज करते थे, तेल डालते थे ऊपर कि ताकि बच्चे को ठंड न लगे, कफ ना हो, कोल्ड ना हो। दंड धौती ओनली फॉर एडल्ट्स, रिमूव द म्यूकस। दंड आपको पता होगा, एक कैथेटर होता है पाइप जैसा, जिसको हम मुख के अंदर डालते हैं, हृदय प्रदेश तक लेके जाते हैं और धीरे धीरे पानी भी लेते रहे पीते हुए। और जितने भी जो हमारा पित्त जमा हुआ रहता है, म्यूकस रहता है, वो बाहर उस कैथेटर के माध्यम से बाहर निकलता है। दंड धौती। वस्त्र धौती आपने पढ़ा था ना, उसकी कितनी चौड़ाई और लंबाई होती है? तो घेरा हिरण संहिता संहिता ने ली हुई चौड़ाई चौड़ाई 4 अंगुल ली हुआ है और 4 अंगुल। संहिता में 4 अंगुल चतुर दस्ती था ना, 4 अंगुल चौड़ा था। आप हठ प्रदीप का जब पढ़ेंगे तो 15 हाथ लंबा, 4 अंगुल चौड़ा, ऐसा है, ठीक है। तो ये भी एडल्ट्स के लिए ही है, बच्चों के लिए नहीं है। वस्त्र धौती करना, पानी के माध्यम से, गुनगुना पानी के माध्यम से वस्त्र को जो है निगलते हैं अंदर। कपालभाति, रिमूव द कफ दोषास, ठीक है। कफ दोष से कितने प्रकार के रोग होते हैं? 20 टाइप। 140 और बाद से 80 प्रकार। बहुत बढ़िया। आसन में कुछ आसन है स्टैंडिंग के आसन, जिसमें हम ताड़ासन दे सकते हैं, ताड़ासन, हस्तोत्थानासन, अश्वसंचलन आसन, अर्धचक्रासन, वीरभद्रासन, अश्वसंचलन आसन, ठीक है। ये स्टैंडिंग पोज हो गया। इन्वर्टेड, देखो इसमें अगर आपको मैं एक ओवरऑल बताऊं तो सबसे अच्छा होता है चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज। बाकी आप और भी आप दे सकते हैं, लेकिन जितना हो सके चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज दीजिए, उसके लिए अच्छा है रेस्पिरेटरी के लिए। ओके, इसके बाद इन्वर्टेड आसन में शीर्षासन दे सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, नहीं तो अगर कोई ट्रेंड है या फिर आप कर सकते हैं इजिली तो देन शीर्षासन। सिटिंग में गौमुख आसन, ये भी हमारे चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज है। इसके बाद बद्ध पद्मासन, प्रवृत्त जानुशिरासना, ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे इसके बारे, है ना। सुपाइन आसनास में जो पीठ के बल जो लेट के करते हैं उसको हम कहते हैं सुपाइन। जो पेट के बल लेट के करते हैं वो है क्या? प्रोनमा, जो पेट के बल लेटने वाले हैं। तो मत्स्य आसना, ब्रीज पोज, सर्वांग आसन, ये सारे ही सुपाइन पोस्चर्स होते हैं। सर्वांग आसन में जैसे कि शोल्डर स्टैंड, जिसको आप कह सकते हो, पैर को ऊपर उठाना, ये भी देखा जाए तो इन्वर्टेड पोज ही है करीब करीब सर्वांगासन की। प्रोन में मकरासना, भुजंगासना, धनुरासन और शशांक भुजंगासना, जो मूव करते हैं। एक बार भुजंगासन गया, फिर शशांक गया, भुजंग मूवमेंट। नीलिंग पोजीशन, जो घुटने के बल जो करते हैं वो, जैसे कैमल पोश हो गया, सुप्त वज्रासन हो गया और मार्जरी आसन, ये अपने चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज है। रिलैक्सिंग आसन में शवासना इज बेस्ट। इसके बाद आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। ये लेकिन धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाते हैं तब जाके आपको सूर्य नमस्कार बाद में ऐड करना।
प्राणायाम में नाड़ी शोधन, जिसको अनुलोम विलोम आप समझ सकते हैं, नाड़ी शोधन करना है, भ्रस्त्रिका, उज्जाई और सूर्य भेदन। इसमें देखो कूलिंग प्राणायाम नहीं ऐड करा हुआ है, कहीं देखो आप कूलिंग प्राणायाम है नहीं है। कूलिंग प्राणायाम करेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे शीतली शीतकारी को कूलिंग प्राणायाम कहते हैं, उससे आपका और कफ बढ़ जाएगा। मेडिटेशन में योग निद्रा इज द बेस्ट। दिस इज अस्थमा। कंट्राडिक्शंस क्या है कि ever practice should be performed when the person is suffering from the symptoms of allergic rhinitis, asthma. Practice should be done under the expert. Good, ठीक है, ठीक है, ये तो रेफरेंस है। ये हो गया हमारा टोटल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें कोई आप कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए मुझे। ठीक, ऑल ओके? हाँ सर मेघना जी, कुछ पूछना है? सर हाँ जी पूछिए। मैंने सुना है अस्थमा में जो है इनहेलेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है पेशेंट को, एक्सहेलेशन पूरा नहीं होता है उनका, इसलिए उनको तकलीफ होता है। तो उसमें कपालभाति बेस्ट रहेगा क्या सर? कर सकते हैं, देखो क्या है, एक तो ये होना चाहिए कि आपको ज्यादा जोर भी न लगाना पड़े। अगर ज्यादा आप फोर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है हार्ट पे प्रेशर दे रहे हैं। अब श्वास इजीली नहीं जा रहा है और फोर्स कर रहे हैं तो फिर दिक्कत आती है, फिर उसमें हार्ट पे प्रेशर बन रहा है। तो वो आप स्टार्टिंग में अवॉइड कीजिए तो बेस्ट है। ठीक है, आप धीरे धीरे हाँ। स्टॉक कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करना है, फिर थोड़ा रिलैक्स करना है, 1 सेकेंड में एक स्टॉप। ठीक है, ठीक है सर। और जो अभी पूरे अस्थमा के स्टेज पे नहीं पहुंचे लेकिन प्राइमरी वो है कर सकते उनका, हैं, वो तो कर हाँ, सकते हैं, वो कर सकते हैं। और वो वहां पे वो मतलब अस्थमा से पहुंचने से मतलब उनको बेनिफिट होता है क्या सर? मतलब वो नहीं पहुंचेंगे ऐसा होता है क्या सर वो हाँ स्टेज पे? बेनिफिट होता है, अर्ली स्टेज में तो ठीक भी हो जाता है, मैं कहीं जो देखा भी है। हाँ लेकिन हाँ। जब ये क्रॉनिक हो जाता है ना तो फिर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक जल्दी नहीं होता। ठीक है, अर्ली स्टेज में ठीक होता है, नहीं देख। लेकिन एक बार ये तो लग जाता है ना, जैसे कि लकड़ी में घून लग जाना, वैसे ये है, एक बार हो जाता है ना तो जल्दी ठीक नहीं होता। हाँ, जिनको बचपन में हो गया वो तो फिर रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है, वो रिकवर कर लेते हैं। हाँ जी, और एनी अदर? सर ठीक है, अभी आप लोग को जो है सर के एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है या फिर वो कन्वर्ट होगा ही अस्थमा में? नहीं, कन्वर्ट जरूरी नहीं है, ठीक हो सकता है, अभी हुआ थोड़ी है वो। जिसको एलर्जिक राइनाइटिस है जरूरी नहीं है कि वो अस्थमेटिक पेशेंट है, लेकिन लीड कर सकता है कि अगर ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है, ठीक आपने नहीं किया है, तो फिर जाके अस्थमेटिक बाद में लेटर ऑन जाके आपको ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, रिस्क फैक्टर है ये, इसको आप रिस्क फैक्टर समझ सकते हैं। सर बट ठीक है, सर योग के द्वारा उसको क्योर किया जा सकता है एलर्जिक राइनाइटिस को, वो धीरे धीरे उसके सिम्टम्स को कम करते करते खत्म भी किया जा सकता है यदि हाँ एलर्जिक जी राइनाइटिस। हाँ, कर सकते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ये धीरे धीरे कम हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? सर ट्यूबरक्लोसिस है जो टीबी है वो भी तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ही कंसीडर करते हैं ना? वो देखो, क्षय जो होता है ना, टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो अलग चीज है। ठीक है, जिसको आप तपेदिक भी आई थिंक बोलते हैं ना, उसके सिम्टम्स अलग हैं टीबी यस के, सर। वो करीब करीब है, लेकिन वो उसमें थोड़ा डिफरेंट है। वो टीबी हो जाता, अब तो उसके भी क्योर होते हैं, टीबी के भी इलाज है।